आप बात कर रहे हैं डेल्टा वेरिएंट के बारे में, कोरोना के बारे में, और जिस तरीके से लगातार फंगस सामने आ रहे हैं, आखिर उनसे कैसे बचा जाए, आखिर उनके समाधान क्या है और लोगों के अंदर किस तरीके से भरोसा जगाया जाए कि वैक्सीन बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अलग अलग जगहों से तमाम तस्वीरें भी सामने आती जो कि अपने आप में हैरान करने वाली होती हैं, परेशान करने वाली होती हैं। शुरुआत करते हैं चर्चा की। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर राकेश कुमार चौधरी, जो कि श्वास रोग विशेषज्ञ है, वो जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी। और इसी के साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर अनिल बंसल भी जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं राकेश जी आपसे, क्योंकि आप श्वास रोग विशेषज्ञ हैं और ऐसे में हमने सेकेंड फेज में देखा है कि ऑक्सीजन की कितनी किल्लत यहाँ पर देखी गई, लोग कितने परेशान हुए और कई लोगों की मृत्यु जो है वो खास तौर पर ऑक्सीजन के लिए हो गई। तो मैं आपसे जानना कोशिश करूंगा कि सबसे पहले तो आप अपना अनुभव बताएं कि आपका अनुभव जो है इस महामारी में कैसा रहा। इस महामारी में जो अभी प्रेजेंट का अनुभव है लोगों का, बहुत ही अच्छा नहीं रहा है मेरे लिए। क्या मतलब, सभी हेल्थ वर्कर्स के लिए, हेल्थ सेक्टर के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए ये बहुत ही बुरा वक्त था। क्योंकि ये सेकेंड वेव जब भी आई है तो इतनी तेजी के साथ आया कि किसी को भी समझने का मौका या तैयारी करने का मौका नहीं हुआ। जबकि पहले वेव में अगर देखें तो हमारे पास बहुत ही वक्त था, प्रॉपर वे में लॉकडाउन किया गया, हेल्थ को तैयार किया गया, सारी चीजें। और इस तरह से पेशेंट भी ओवरलोड एक साथ नहीं, जैसा कि सेकेंड वेव में अगर डेट वाइज अगर दें तो ठीक पोस्ट होली और पोस्ट होली के 129 के 10-14 दिन बाद केसेस पूरे हॉस्पिटल में और हम लोगों के पास इतनी तेजी से बढ़े और देखते ही देखते 3 से 4 दिनों में पूरा हॉस्पिटल फुल हो गया। जितने हमारे आईसीयू बेड थे, हमारे इमरजेंसी बेड थे, ऑलमोस्ट सारे पेशेंट जो है कोविड रिलेटेड पेशेंट थे। कहीं न कहीं जो अभी का वेव था वो इतना तेज था, इतना ज्यादा लोगों को इन्फेक्टिविटी रेट थी और नंबर ऑफ पेशेंट इतने तेज थे कि उससे बहुत ही मुश्किल था। इट वॉज नॉट ए गुड टाइम। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं देखिए, अनुभव ही बहुत काम करता है और आपने कई मरीजों का इलाज भी किया होगा, आपने लोगों से बातचीत की होगी, आपने उन परिस्थितियों को समझा है, परखा है। और कहीं ना कहीं जिन परिस्थितियों से हमारा देश गुजरा, ये पूरी दुनिया गुजरी है और सभी ये चाहते हैं कि ये मंजर जो है दोबारा ना आए। और इसीलिए लगातार इंडिया न्यूज़ आपके लिए ये प्लेटफॉर्म लेकर आता है कि आपको ये बता सके, आपको ये बताने में कामयाब रह सके कि आखिर किस तरीके से वायरस जो है कितना खतरनाक है और सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। और बार बार हम आपसे यही अपील कर रहे हैं कि आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, आपको धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है। और जिस तरीके से लगातार लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, आप भी आगे बढ़ चढ़कर वैक्सीन जरूर लगवाएं। क्योंकि अगर आप वैक्सीन लगवाएंगे तो सबसे पहले आप खुद को बचाएंगे, उसके बाद अपने परिवार को, उसके बाद इस पूरे देश को आप जरूर बचा पाएंगे। अनिल जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। यहां पर खास तौर पर एंटीबॉडीज को लेकर भी तमाम सवाल खड़े किए जा रहे थे। ऐसे में कहा जा रहा था कि वायरस को अगर खत्म करना है तो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज जो हैं वो जल्द से जल्द डेवलप होनी चाहिए। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जब आप वैक्सीन लगवाते हैं, चाहे वो कोवैक्सीन हो या फिर कोविशील्ड हो, आपकी बॉडी में कितने दिनों के अंदर जो एंटीबॉडी है वो डेवलप होती है? ये बिल्कुल नया वायरस है, जिसपे रिसर्च हो रही है दवा के, क्योंकि पैंडेमिक के रूप में पूरे संसार में फैला हुआ है। इनसे एंटीबॉडीज बनती है, लेकिन परसेंट टू परसेंट वही करती कि आपकी बॉडी कितना रिस्पॉन्स कर रही। अगर आपकी बॉडी में अच्छे मेंटेन है, इम्यूनिटी अच्छी है, तो जल्दी को एंटीबॉडीज बनेंगी। और कोई पुराने पेशेंट है, हार्ट पेशेंट, डायबिटीज पेशेंट, कॉम्प्लिकेटेड केसेज, उनके अंदर वो धीरे बने। तो फिक्स टाइम, लेकिन अभी तो रिसर्च चल रही है, कोई डेफिनेटली नहीं कह सकता कितना हुआ। बट वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि और कोई दवाई नहीं है। ये वायरस इन्फेक्शन है, इसके अगेंस्ट कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करता। ये बॉडी के अंदर ही जब हमारे एंटीबॉडीज बनेगी तो वो उससे फाइट करके इसको खत्म करेंगी। लेकिन बहुत से लोग तो ये जो वायरस बहुत तेजी से फैलता है और लंग्स को इन्वॉल्व करता है, अगर आप अपना ट्रीटमेंट में लेट करेंगे तो भी मरीज को उसका नुकसान होता है। इसलिए अगर सिम्टम्स आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो अपना फौरन टेस्ट करवाएं। और अगर कुछ नहीं है तो वैक्सीन कम से कम लगाएं, जिससे कि थर्ड वेव का जो बहुत ज्यादा डर लग रहा है उसका इम्पैक्ट भी कम हो। हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और जब केसेज आते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कम है कि हेल्थ सर्विस टूट जाती है। सेकेंड वेव में क्या हुआ कि सडन से लाखों की तादाद में पेशेंट आने शुरू हो गए। हमारे अस्पताल
उन्हें उतने बेड ही नहीं थे कि हम लोगों को ट्रीटमेंट दे सके, ऑक्सीजन दे सके। तो अब हमें ये तैयारी करनी होगी कि थर्ड वेव में इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना होगा, लेबोरेटरी का स्टाफ, उनमें पूरा अरेंजमेंट, पैरामेडिकल एंड मेडिकल स्टाफ हमें इकट्ठा करना पड़ेगा, क्योंकि सडनली थर्ड वेव आ गई तो हो सकता है कि फिर जैसे अभी हमने कंडीशन चेंज करी है, इससे भी ज़्यादा बुरा हाल हो। जो सड़कों पर लोग जा रहे हैं, प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं, उनको समझना चाहिए कि एक वायरस ऐसा है जो किसी को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है। वो आपके फादर भी हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो उनको बचाने के लिए प्रिकॉशन जरूर लें और ये वैक्सीन का अपना दोनों डोज कोशिश करें जल्दी से जल्दी ले लें। बिल्कुल। और देखिए जिस तरीके से डॉक्टर अनिल बता रहे हैं कि देखिए प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी हैं। कहीं ना कहीं सेकेंड वेव में एक बहुत बड़ी लापरवाही आम जनता की तरफ से की गई थी, जिसका असर जो है हमने देखा, और जो तमाम व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से भी की गई थी, कहीं ना कहीं उनका भी एक बहुत बड़ा फेलियर जो है वो देखने को मिला। लेकिन पूरी कोशिश की गई और उस पर काम किया गया, और आज उन्हीं तमाम प्रतिबंधों का असर है कि आज संक्रमितों की संख्या में कमी जो है वो दर्ज की जा रही है। और इसीलिए बार बार ये आपसे अपील हो रही है कि सेकेंड फेज अब खत्म होने को आया है, लेकिन थर्ड वेव दस्तक देने को तैयार है। लेकिन पूरी कोशिश यही करनी है आपको कि आपको सावधानी बरतनी है, अपने घरों से कम निकलना है, भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहना है, अपने चेहरे पर मास्क लगाना है, अपने हाथों को सैनिटाइज करना है और वैक्सीन जरूर लगवानी है। ऐसे में अगर हम बात करें राकेश जी, तो लगातार एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि आखिर ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या है और इसका डेल्टा वेरिएंट से सीधा क्या कनेक्शन है? देखिए, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एक ऐसी दवाई है कि जो भी वायरस है, जब ये अटैचमेंट बॉडी पे करता है तो इस रेसेप्टर के थ्रू एंटीबॉडी से ये जाकर के अटैच होता है सेल से। उसी रिसेप्टर्स पे ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है बाइंड करती हैं और उस वायरल सेल्स को अटैच नहीं होने देती है। इससे क्या है कि जो इन्फेक्टिविटी है आफ्टर इन्फेक्शन के बाद कॉम्प्लिकेशंस है, उससे बचने की संभावना अच्छी है, क्योंकि जितना ही वायरस का ग्रोथ आपकी बॉडी में करके इतना स्ट्रांगली अफेक्टेड करेगा, रेसेप्टर पे बाइंड करेगा, उतने ही ज्यादा आपकी बॉडी में साइटोकाइन चेंजेस होते हैं या चीज होते हैं, जिसकी वजह से मल्टी ऑर्गन या खासतौर पे देखें तो लंग का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिससे सीवियर निमोनिया। रही बात डेल्टा वेरिएंट, तो ऐसा देखा गया है अभी की जो रिसेंट स्टडीज कुछ बोल रही हैं कि डेल्टा वेरिएंट जो अगर इन्फेक्शन है तो उससे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का जो असर है वो कम है, बहुत अच्छा नहीं। तो कहीं ना कहीं डेल्टा वेरिएंट में अगर इन्फेक्शन है तो उसके लिए अभी बहुत सारी आगे के लिए आपके लिए रिसर्चेस चाहिए, उसके फॉलोअप चाहिए कि हाँ डेल्टा वेरिएंट से अगर पेशेंट इन्फेक्टेड है और उसको मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दी जाती है तो कितना उसका असर है, क्योंकि कहीं ना कहीं डेल्टा वेरिएंट न्यू वेरिएंट है, अपकमिंग वेरिएंट है, जिससे इन्फेक्शन अभी पहुंच रहा है। इंडिया में अगर देखें तो अभी बहुत ज्यादा केसेस नहीं मिले हैं, बहुत कम केसेस मिले हैं। तो इसके असर को देखने के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हमें कहीं ना कहीं और टाइम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के ट्रीटमेंट के बाद उसके फॉलोअप जो है उसको देखने पड़ेंगे। लेकिन अभी जो नया वेरिएंट है डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्राइमरली अगर रिपोर्ट अगर देखते हैं हम लोगों का वर्ल्ड काउंसिल तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा नहीं है। प्राइमरली जो वेरिएंट था उससे असर कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छा देखा गया। बिल्कुल। और देखिए जैसा कि आपने जिक्र भी किया यहाँ पर कि कई सारी समस्याएं जो हैं खासतौर पर इस एंटीबॉडीज को लेकर सामने आई और पूरी कोशिश यही की जा रही है कि इसे सही किया जाए। लेकिन अगर हम बात करें तो एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जो पोस्ट कोविड लक्षण है उससे अधिक लोगों की मृत्यु हो रही है वैक्सीन लगवाने के बावजूद। अगर कोई संक्रमित था पहले और फिर पूरी कोशिश की जा रही है, उसका इलाज सही तरीके से किया जा रहा है, अगर वो ठीक हो रहा है, लेकिन पोस्ट कोविड लक्षण जो है वो काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? एक्चुअली जिस मरीजों में ये देखा गया, ये आंसर मुझे देना है या डॉक्टर अनिल साहब को? राकेश जी बोलें। कहना है ओके। तो मैं ये पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस की बात जहां तक करने की बताने की बात है कि वो पेशेंट जिनमें मॉडरेट टू सीवियर डिजीज उत्पन्न हो रही है या जिनकी सीवियरिटी कोविड इन्फेक्शन की बहुत ज्यादा है, जिनका इन द हॉस्पिटल या आईसीयू ज्यादा है, या ऐसे पेशेंट जो लंबे समय तक
ऑक्सीजन डिपेंडेंसी जिनको बहुत ज्यादा हाई फ्लो रह रही है, या ऐसे पेशेंट वेंटिलेटर से जो रह रहे हैं, या ऐसे पेशेंट जिनको लंबे समय तक हमें स्टेरॉइड देने की जरूरत पड़ रही है, या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट हैं, जो ऑलरेडी जैसे ऐसे पेशेंट जो डायबिटीज के हैं, या कैंसरस पेशेंट हैं, किडनी पेशेंट हैं, या कोई हार्ट डिजीज पेशेंट है, ऐसे पेशेंट में हम लोगों को पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन देखने को जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसमें ज्यादा मिल रहा है। जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें ज्यादातर हमें ये देखने का मिल रहा है कि हाँ चांसेस ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन, जिसमें हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और साथ ही साथ जो कि अभी बहुत ही इस सेकेंड लहर में हमें देखने को मिला कि फंगल इन्फेक्शन, इसकी भी केसेस हम लोगों को बहुत ज्यादा मिले। इसका एक तरह से ये कहने की बात हो सकती है कि हमें 1 ही 2 महीने में नंबर ऑफ केसेस कोविड के इतने ज्यादा मिले कि हमारे पूरे हॉस्पिटल खुल गए, और जितने ज्यादा हुए तो हमें कहीं ना कहीं उनको फॉलोअप बना पाए या उनसे नजर बना पाए, इस वजह से हमें फंगल इन्फेक्शन जिनको हुए उनमें भी इसमें केसेस भी ज्यादा मिले। और दूसरी चीजें जैसे कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन की हैं कि कहीं ना कहीं हमारे पेशेंट जो है, जो प्राइमरली जितनी भी मेडिकेशन कोविड से रिलेटेड थी, चाहे वो रेमडेसिविर की बात करें, चाहे टुसिलुजिमाब या जो भी तरह की ड्रग थी, बहुत इफेक्टिव नहीं रहा, और जिसकी वजह से पेशेंट लंबे लंबे तक सफर करते हैं। और उस सफर करने में क्योंकि लंग भी डैमेज हुआ, लंग फाइब्रोसिस में भी जा रहा है, लंग में कैविटेटरी इन्फेक्शन जिसे फंगल इन्फेक्शन कह सकते हैं, या कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसकी वजह से भी लंग डैमेज हो रहा है, या पोस्ट कोविड ऐसे पेशेंट हैं जिनमें ऑक्सीजन डिपेंडेंसी फाइब्रोसिस बहुत ज्यादा जा रही है। तो ऐसे कहीं न कहीं ढेर सारे कॉम्प्लिकेशन जो हैं, जो सीवियर पेशेंट हम लोगों को ज्यादा देखने को मिले, जो मॉडरेट टू सीवियर है। लंग की जो अगर हम कहें कि लंग वाइज देखिए तो जिनके 60% से एबव जिनकी निमोनिया थी, या जिनकी डिपेंडेंसी ऑफ लंबे समय तक थी, उनमें ये ज्यादा। और ये कहीं न कहीं इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो बॉडी इम्यून सिस्टम होता है, कहीं न कहीं वायरस से लड़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो आपका बॉडी इम्यून सिस्टम है। क्योंकि हमने अभी आपसे नहीं, पिछले कई डिकेड से अगर बात करें तो बेसिकली अगर वायरल के अगेंस्ट रेजिस्टेंस छोड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं हमारे पास ऐसी पार्टिकुलर मेडिकेशन नहीं है, चाहे वो इन्फ्लुएंजा वायरस का हो, चाहे कोई भी स्वाइन फ्लू वायरस का हो, कोई बहुत पार्टिकुलर मेडिसिन नहीं है जो एंटीवायरल वैक्सीन। इसी तरह इस कोविड में देखें तो हम जहाँ तक रेमडेसिविर की बात करें तो बट इट इज नॉट ए क्लियर कट एविडेंस हमें जो लेटर ऑन डिस्ट्रीज में मिला कि हाँ बहुत ज्यादा इफेक्टिव है या बहुत ही प्रभावी है, ऐसा नहीं है। तो कहीं न कहीं बॉडी का इम्यून सिस्टम जिस पेशेंट का ज्यादा कम था, कमजोर था, उनमें कॉम्प्लिकेशंस भी ज्यादा हुए एडमिशन एंड पोस्ट कोविड अगर वो सही भी हो रहे हैं तो उनके कॉम्प्लिकेशंस बरकरार हैं, जिनकी उनका निमोनिया का होना या फंगल इन्फेक्शन होना या सेकेंडरी और भी आर्गन के इफेक्ट आना, या उनको पोस्ट कोविड सांस फूलने की तकलीफ का बने रहना, फाइब्रोसिस होना, ये सब बना हुआ। तो कहीं न कहीं ये फैक्टर्स इम्पोर्टेंट हैं जो ज्यादा दिक्कत कर रहे हैं पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन। ठीक है अनिल जी, मेरा सवाल आपसे यहाँ पर ये है कि ये जो डेल्टा वेरिएंट को लेकर तमाम जो डाटा पेश किए जा रहे हैं, जो रिसर्चेस सामने आ रही हैं, एक सवाल ये है कि क्या ये जो डेल्टा वेरिएंट है ये किसी स्पेसिफिक एज को हो रहा है या फिर ये किसी भी एज को अपने आगोश में ले सकता है? देखिए जो वायरस होता है ये बच्चे, बड़े और सबको कर रहा है, हाईली कॉन्टेजियस है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बहुत जल्दी फैल रहा है, एयरबोर्न है। तो उसकी वजह से डेल्टा वायरस अगर हम प्रिकॉशन नहीं रखेंगे तो ये भी तेजी से फैलेगा। लेकिन सेकेंड वेव में क्या हुआ, फर्स्ट वेव के बाद अब तक में सेकेंड वेव नहीं आएगी और लोगों ने तो वायलेट करना शुरू किया, गवर्नमेंट ने भी वायलेशन शुरू कर दी, बड़ी बड़ी रैलीज हो रही थी, इलेक्शन हो रहे थे, कुंभ के मेले हो गए, मस्जिदों में चीजें हो गई, बाजारों में भीड़ भाड़ हो गई, जिसकी वजह से वो इतना तेजी से फैला कि हेल्थ सेक्टर एकदम बिल्कुल बेकार हो गया। अब अगर थर्ड वेव आएगी, अगर हेल्थ सेक्टर ठीक है, लोग अपना प्रिकॉशन रखें, गवर्नमेंट भी प्रिकॉशन रखे, तो हम इसका मुकाबला अच्छे से करेंगे। जो भी वायरस आएगा 90% अपने आप सेल्फ इम्यूनिटेशन से वो खत्म हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल 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 अनिल जी, मैं चाहूंगा आपको रुकना। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उन्मेद पहलवान गिरफ्तार हो चुके हैं। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, उन्मेद पहलवान गिरफ्तार हो चुका है। तो ये
आपको जानकारी दी कि गाजियाबाद में जिस मुसलमान वृद्ध को मारा गया था और जिसने उनकी दाढ़ी काटी थी, इस पूरे मामले को जिस तरीके से धार्मिक हिंसा के रूप में बढ़ाया गया था, उसके खिलाफ तो कार्रवाई हुई ही थी, लेकिन जो शख्स इस पूरे मामले के पीछे था उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उम्मेद पहलवान को गिरफ्तार कर लिया गया। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। उम्मेद पहलवान अब गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, पुलिस कस्टडी में है, अब जांच होगी, पूछताछ होगी। जिस तरीके से लगातार तमाम तस्वीरें स्पष्ट होती हुई दिखाई दी थी और पुलिस की तरफ से लगातार ये कार्रवाई की जा रही थी, इसी बीच में अब एक बार फिर से सख्ती बरती गई। उत्तर प्रदेश पुलिस, यानी कि अगर हम बात करें तो गाजियाबाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और कार्रवाई करने के बाद उम्मेद पहलवान को ढूंढ निकाला। बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो किया था वायरल। जी हां, बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो किया था वायरल। उम्मेद पहलवान गिरफ्तार कर लिया गया। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन गोस्वामी जुड़े हुए हैं। जतिन, क्या अपडेट, आखिर उम्मेद कहां से गिरफ्तार किया, किस तरीके से गाजियाबाद पुलिस उम्मेद तक पहुंच पाई? देखिए, ये चीजें हालांकि अभी तमाम चीजें पुलिस ने साझा नहीं की है, लेकिन ये जानकारी मिली है कि क्राइम ब्रांच ने उम्मेद पहलवान की गिरफ्तारी की है और तमाम ठिकानों पर पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। नोएडा में उसकी लोकेशन भी मिली थी, हमने बताया था, और ये माना जाता है कि वो सरेंडर कर सकता है, लेकिन अब खबर आई है कि वो गिरफ्तार हो गया है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो अभी तक उससे पूछताछ में क्या कुछ खुलासे हो पाए हैं? देखिए, अभी पूछताछ उससे चल रही है और आगे की जानकारी पुलिस जुटाने की कोशिश कर रही है, और क्योंकि ये मुख्य सूत्रधार है इस पूरे मामले का, तो जाहिर है इसकी गिरफ्तारी काफी अहम है। जी बिल्कुल, ऐसे में देखिए, आपने यहां पर जिक्र किया कि मुख्य सूत्रधार है, अभी पूछताछ होगी, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था और इसका वीडियो वायरल किया गया था, लेकिन फिलहाल क्या और भी लोग इस पे पूरे शामिल हैं? क्या 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 कयास लगाए जा रहे हैं कि और किन किन के नाम सामने आ सकते हैं इस पूरे मामले में? देखिए, फिलहाल पुलिस ने इतनी जानकारी दी है कि क्राइम ब्रांच ने इसकी गिरफ्तारी की है। हालांकि आगे की चीजें अभी जांच का विषय है और निश्चित है कुछ देर में हम तमाम चीजें साझा करेंगे। जी ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। तो उम्मेद ने एफआईआर के बाद फेसबुक पर लाइव किया था। जी हाँ, ये एक आपको अहम जानकारी बता रहा है, ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। उम्मेद पहलवान गिरफ्तार कर लिया गया है, मुख्य सूत्रधार बताया गया, लेकिन फिलहाल अब जांच का विषय यह है कि अब इससे पूछताछ होगी, उसके बाद एक एक कर खुलासे होंगे और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद तमाम जानकारी जो है वो साझा की जाएगी। तो बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो किया था वायरल, उम्मेद ने एफआईआर के बाद फेसबुक पर लाइव किया था और तमाम कोशिशों के बाद गाजियाबाद पुलिस जो है वो उम्मेद तक पहुंच पाई, कार्रवाई की गई, सख्ती बरती गई और उसके बाद इसे धर दबोच लिया गया। लेकिन फिलहाल अभी जांच का विषय आगे बाकी है, पूछताछ होगी, टीम अपना कार्य करेगी, जो तमाम लीगल प्रोसीडिंग्स हैं उसके अकॉर्डिंग काम किए जाएंगे और पुलिस की तरफ से पुख्ता इंतजाम ये कर लिए गए हैं कि अब कोई भी लापरवाही कहीं से भी ना हो। खासतौर पर सोशल मीडिया पर भी नजर बरती जा रही है कि कहीं से कोई भी गलत इंफॉर्मेशन या गलत जानकारी जो है वो कहीं से भी ना शेयर हो। इस पर भी लगातार पुलिस की निगरानी है और पूरी कोशिश ये पहले दिन से ही की जा रही थी जब ये वीडियो वायरल हुआ था कि जो इनके पीछे होंगे, जो इस पूरे कांड के पीछे होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उन्हें धर दबोच लिया जाएगा। हालांकि इस पूरे मामले को सीएम योगी ने भी संज्ञान में लिया था। तमाम अधिकारियों को ये सख्त आदेश दिए गए थे कि इस पूरे मामले को सुलझाना है और जो लोग इस पूरे मामले के पीछे हैं उनको गिरफ्तार करना है, उनसे पूछताछ होगी। और फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि जो मुख्य सूत्रधार है इस पूरे मामले को लेकर, उम्मेद, उसे गिरफ्तार कर लिया गाजियाबाद पुलिस में। फिलहाल पूरी कोशिश ये है कि सही तरीके से कार्रवाई हो सके और पूछताछ में जो कुछ खुलासे होंगे वो आगे आपको बताया जाएगा। तो ये बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे थे। इस बीच में राकेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अनिल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। चलिए, वक्त है छोटे से ब्रेक का।